जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी विद अक्षर मिश्रा के चैनल। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आई होप दोस्तों आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक उत्तर वैदिक काल होने वाला है। उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड दोस्तों 1000 से 600 बीसी का है तथा आज हम इसमें जानेंगे उत्तर वैदिक काल के स्रोत, भौगोलिक स्थिति, समाज और राष्ट्र के बारे में तथा राज्य राजा के बारे में भी जानेंगे दोस्तों। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो दोस्तों ये ऋग वैदिक काल के बाद का समय है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं इसमें लिखा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर का मतलब होता है उत्तर। ये जो उत्तर का समय है दोस्तों ये ऋग वैदिक काल के समय का था, क्योंकि आर्य जो थे दोस्तों वो मध्य एशिया से आए थे तथा अफगानिस्तान, उसके बाद पंजाब, पंजाब के बाद दोस्तों वह पूर्व यूपी और उसके बाद मगध में आए थे दोस्तों। और मगध में आने के बाद ही उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, जिसके बाद यहाँ से उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होती है। हम इस काल में दोस्तों काफी ऐसे चीज देखेंगे जो कि ऋग वैदिक काल से काफी अलग है। तो आइए दोस्तों समझते हैं पहले उत्तर वैदिक काल के स्रोत के बारे में। उत्तर वैदिक काल के स्रोत की बात करें तो स्रोत स्रोत की बात करें तो कहा जाता है कि यह अथर्ववेद अथर्ववेद तथा दोस्तों कहा जाता है शतपथ ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और दोस्तों कहा जाता है यह ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त है, ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त है। बात करें दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बात करें दोस्तों आप देख रहे होंगे उत्तर वैदिक काल के स्रोत के बारे में। तो यह कुछ ऐसे वेद है जो ऋग वेद के बाद आते हैं, इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि ऋग वैदिक काल के बाद का समय है, क्योंकि इसमें वेद वेद में भी उत्तर वैदिक काल का वर्णन बाद में आता है, जैसे अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण में। बात करें दोस्तों उत्तर काल के भौगोलिक स्थिति की तो कहा जाता है दोस्तों कि जब आर्यों ने अपना विस्तार किया था तो वह अफगानिस्तान से पंजाब, पंजाब से हरियाणा और हरियाणा के बाद यूपी और यूपी के बाद दोस्तों वह बिहार, मगध मतलब मगध आए थे 600 बीसी में। और यहीं से दोस्तों इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, काफी एम्पायर बनाए, बड़े बड़े साम्राज्य बनाए, अपने राज्यों को 5 इकाइयों में बांटा और एक बहुत ही कुशल साम्राज्य तथा द्वितीय नगरी के संदर्भ में उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया था। तो आइए दोस्तों समझते हैं इनके भौगोलिक स्थिति के बारे में। भौगोलिक स्थिति की बात करें, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति की बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि जब आर्य 600 बीसी में मगध मगध पहुंचे थे दोस्तों, जब आर्य 600 बीसी में मगध पहुंचे थे तो इन्होंने यहीं पे वैदिक सभ्यता का केंद्र बनाया था, गंगा और यमुना के मैदान को। क्योंकि दोस्तों गंगा यमुना के मैदान की भूमि उपजाऊ थी और आगे चल के हम देखेंगे दोस्तों इनकी अर्थव्यवस्था तो बदलती हुई नजर आएगी। आपको इनकी अर्थव्यवस्था कृषि तथा व्यापार और बहुत सी ऐसी चीजें हैं दोस्तों कि आपको इस काल में अलग नजर आएगा और यहीं से दोस्तों हमारे साम्राज्य का उदय होगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं पहले भौगोलिक स्थिति के बारे में। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो कहा जाता है कि जब आर्य आर्य जब आर्य पूर्व भारत पूर्व भारत गए थे तो उन्होंने उन्होंने गंगा तथा यमुना के मैदान को गंगा तथा यमुना के मैदान को मैदान को वैदिक सभ्यता का केंद्र बनाया था, वैदिक सभ्यता का केंद्र बनाया था, वैदिक सभ्यता का केंद्र बनाया था।
बनाया था, केंद्र बनाया था। आप देख रहे हैं दोस्तों कि इन्होंने पूर्व भारत में गंगा यमुना के मैदान में वैदिक सभ्यता का केंद्र बनाया था। आप देख रहे हैं दोस्तों कि जब किसी केंद्र सत्ता का विद्यमान होता है तो वहीं से एम्पायर का विस्तार होता है दोस्तों। और आप बात करें आर्यों के ऋग वैदिक काल की तो कहा जाता है कि आर्य ऋग वैदिक काल में इस जगह पर रहते थे दोस्तों, और ये जगह पाकिस्तान है। बात करें आर्यों के ऋग वैदिक काल की तो वह इस जगह रहते थे दोस्तों, जो कि पाकिस्तान पड़ता है। और वह पंजाब में भी रहते थे, पंजाब के क्षेत्रों में, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं या आपको मालूम भी होगा कि इन दोनों क्षेत्रों से सिंधु नदी का प्रवाह होता है दोस्तों। सिंधु नदी जो कि तिब्बत से निकलती है तथा इन दोनों क्षेत्रों में इसके काफी सारे सहायक नदी भी आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि जिससे कि आर्यों के विस्तार तथा और आर्यों के रहने के लिए काफी लाभदायक ये नदी, क्योंकि दोस्तों सिंधु नदी के काफी सहायक नदी थे, जिनके कारण कि यह अपना गुजारा तथा दिनचर्या यहीं से शुरू करते थे। उन्होंने देखा कि सिंधु नदी के बहुत से सहायक नदी है, इसीलिए उन्होंने अपने सभ्यता में सिंधु नदी को मुख्य नदी घोषित कर दिया था। मैंने आपको ऋग्वैदिक काल में बताया था दोस्तों। तथा दोस्तों अगर बात करें तो जब आर्यों को पता चला कि उत्तर से नीचे भी कोई क्षेत्र है तो वो इस क्षेत्र में आए दोस्तों, तथा उन्होंने देखा कि गंगा और यमुना से घिरा हुआ भी एक मैदान है दोस्तों। उसके बाद यहीं से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब बात करें दोस्तों उत्तर वैदिक काल के समाज की बात करें तो अगर उत्तर वैदिक काल के समाज की बात करें तो कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल के समाज उत्तर वैदिक काल का समाज जाति जन्म के आधार पर दोस्तों वर्ण विभाजन हो गया था इस काल में। इससे आगे आपको किसी भी सभ्यता में वर्ण विभाजन के आधार पर जन्म के आधार पर वर्ण विभाजन होते नहीं देखा होगा आपने दोस्तों, लेकिन इस सभ्यता में जन्म के आधार पर वर्ण विभाजन हो गया। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ वह ब्राह्मण, तथा जिस व्यक्ति का क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ वह क्षत्रिय, तथा जिसका व्यापारिक वर्ग में हुआ व्यापारी, और जिसका शूद्र वर्ग में हुआ वह शूद्र कहलाया। और इसी के कारण दोस्तों इस समाज के कारण आपको इस सभ्यता में एक समाज का जातिवाद का उदय नजर आता हुआ दिखेगा दोस्तों, जो कि आगे साम्राज्य में विभाजन का कारण बनेगा। तो आइए दोस्तों बात करें साम्राज्य के बारे में। तो जन्म के आधार पर जन्म के आधार पर वर्ण विभाजन होने लगा। वर्ण विभाजन वर्ण विभाजन होने लगा होने लगा। और दोस्तों जैसे ऋग वैदिक काल में आर्यों ने अपने धर्म के लिए यज्ञ प्रार्थना तथा ईश्वर की आराधना का शुरुआत किया था दोस्तों, इसी प्रकार इस समाज में आके यज्ञ महत्वपूर्ण हो गए। कहा जाता है कि यज्ञ के लिए बलि प्रथा का भी शुरुआत प्रचलन में आ गया था, तथा बलि प्रथा से दोस्तों कहा जाता है कि ये ब्राह्मणों के आजीविका का संप्रदाय बन गया। तथा इस काल में शूद्रों की स्थिति काफी कम आपको नजर आती हुई दिखेगी। उनको मंदिर जाने के लिए तथा वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहीं से इस सभ्यता में जातिवाद का उदय होगा। यहाँ पे 5 प्रकार के यज्ञ होते थे दोस्तों। 5 प्रकार के यज्ञ बहुत ही मुख्य थे। पहला है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ दोस्तों सोमयज्ञ। सोमयज्ञ और दोस्तों राजस्व यज्ञ। राजस्व यज्ञ और दोस्तों बात करें तो राजस्व यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। पितृयज्ञ, सोमयज्ञ, राजस्व यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ और दोस्तों एक है देवी यज्ञ।
ये 5 प्रकार के यज्ञ दोस्तों इस काल में प्रचलन में आ गए थे। अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो दोस्तों आपने रामायण में देखा होगा कि जब श्री राम ने अपने अश्व को अपने साम्राज्य में छोड़ा था, तो ये वही यज्ञ है दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ। कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में जब राजा शक्तिशाली हो जाते हैं तो वो अपने साम्राज्य के लिए एक अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, जिसमें वह घोड़े को छोड़ देते हैं, और कहा जाता है कि घोड़ा जिस राज्य में जाता है वह राजा का हो जाता है। अगर दूसरे राज्य के राजा ना माने तो उससे युद्ध करके उनको पराजित करके उस राज्य को अपने राज्य में मिलाया जाता है। अब बात करें दोस्तों ब्राह्मणों की स्थिति की, तो कहा जाता है कि इस काल में जब यज्ञ प्रचलन में आ गया तो बलि प्रथा की भी शुरुआत हो गई थी, और बलि प्रथा शुरुआत होने के कारण ये ब्राह्मणों की आजीविका का संप्रदाय भी बन गया था। ब्राह्मण अपनी आजीविका यही से चलाते थे, और ब्राह्मणों की शक्ति भी इस समाज में बढ़ गई दोस्तों, तथा शूद्रों की शक्ति कम हो गई, जिसके कारण उन्हें वेद पढ़ना, मंदिर जाना की अनुमति नहीं था। अब बात करें दोस्तों महिलाओं की स्थिति की, तो आपको देखने को मिलेगी कि ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, परंतु अब उत्तर वैदिक काल में अगर महिलाओं की स्थिति देखेंगे दोस्तों तो यह काफी आपको कम नजर आएगी। तो महिलाओं की स्थिति की बात करें दोस्तों, तो महिलाओं के लिए जन्म महिलाओं का जन्म कष्ट का कारण माना जाने लगा, तथा उनको जितनी भी राजनीतिक और शिक्षा तथा उपनयन का संस्कार था वो सब समाप्त हो गया दोस्तों। लेकिन इस काल में भी आपको कुछ ऐसी महिलाएं दिखेंगी जो विदुषी थी, या मतलब जो पढ़े लिखे थे। पढ़ी लिखी महिलाओं की बात करें दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जैसे पहली है ग्रागी, दूसरे की बात करें तो ग्राहिता, और दोस्तों तीसरी है गंधर्व, गंधर्व, और चौथा है दोस्तों मित्रैनी, मित्रैनी। ये कुछ ऐसी महिलाएं हैं दोस्तों जो विदुषी थी, मतलब इस काल में भी पढ़ी लिखी थी। अब बात करेंगे दोस्तों हम उत्तर वैदिक काल के राष्ट्र विभाजन की, तो कहा जाता है दोस्तों इन्होंने अपने राष्ट्र का विभाजन 3 वर्गों में किया था। 3 वर्गों का मतलब है दोस्तों उत्तरी भाग को, उत्तरी भाग और मध्य भाग तथा दक्षिण भाग, इन्होंने अपने राष्ट्र को 3 भागों में बांटा था। उत्तरी भाग को दोस्तों ये आर्यवर्त कहते थे, तथा मध्य भाग को मध्य प्रदेश, और दक्षिण भाग को दक्षिण पथ कहते थे दोस्तों। यहाँ लिख देते हैं दोस्तों उत्तरी भाग को, उत्तरी भाग को दोस्तों यह उत्तरी भाग को आर्यवर्त, आर्यवर्त तथा दोस्तों मध्य भाग की बात करें तो मध्य भाग को मध्य प्रदेश कहते थे, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कहते थे। दोस्तों दक्षिण, दक्षिण की बात करें तो यह दक्षिण के क्षेत्रों को दक्षिण पथ कहते थे। तो दक्षिण पथ कहते थे, दक्षिण पथ कहते थे दोस्तों। ये तो रही दोस्तों उत्तर वैदिक काल के राष्ट्रों के विभाजन, जिसमें उन्होंने उत्तरी भाग को आर्यवर्त तथा मध्य भाग को मध्य प्रदेश और दक्षिण भाग को दक्षिण पथ कहा था। दोस्तों इन्होंने अपने काल में राज्य का भी विभाजन किया था। जब कहा जाता है कि इन्होंने अपने राज्य का विभाजन 5 क्षेत्रों में किया था। 5 क्षेत्र का मतलब होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और बीच मध्य भाग, जहाँ पे ये रह रहे थे दोस्तों। इन्होंने अपने समाज का अपने राज्य का 5 विभाजन किया था। उत्तर उत्तर में दोस्तों यह उत्तरी उत्तरी क्षेत्र को वैराज्य कहते थे, तो यहाँ के राजा को विराट, और दक्षिण दक्षिण के क्षेत्र को भोज्य कहते थे। आपने सुना होगा राजा भोज और गंगू तेली की कहानी। तो यही दोस्तों ये दक्षिण पथ को या दक्षिण क्षेत्र को भोज्य कहते थे, तथा यहाँ के राजा को भोज। और पूर्व की बात करें तो ये पूर्व के क्षेत्रों को साम्राज्य कहते थे, जहाँ पे आपको मगध के साम्राज्य में सुनने में आया होगा साम्राज्य साम्राज्य। तो ये यही दोस्तों पूर्व के क्षेत्रों को साम्राज्य तथा यहाँ के राजा को सम्राट कहते थे, और मध्य मध्य के राष्ट्र को राज्य कहते थे, और तथा दोस्तों यहाँ के राज्य के राजा को राजा ही कहते थे। और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम के क्षेत्र को यह स्वराष्ट्र कहते थे, तथा यहाँ के राजा को स्वराट कहते थे। ये तो रही दोस्तों उत्तर वैदिक काल के स्रोत, भौगोलिक स्थिति,
समाज और राष्ट्र। कल हम बात करेंगे दोस्तों उत्तर वैदिक काल की आर्थिक, राजनीतिक, धर्म और इस काल में एक दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध परूथनी हुई थी जो कि काफी प्रसिद्ध है, और यहीं से आपको दोस्तों इसके बाद मगध की ओर लेके चलेंगे जो कि काफी विकसित समाज है। और दोस्तों यह एक द्वितीय नगरीय सभ्यता भी बनी, क्योंकि कहा जाता है कि द्वितीय नगरीय सभ्यता इसलिए बनी क्योंकि जब ये दोस्तों उत्तर से पूर्व भारत की ओर आए थे तो इन्होंने अपने रहने के लिए एक निश्चित स्थान तथा लोहे का प्रयोग खेती करने के लिए और भूस्वामित्व का अधिकार मतलब एक निश्चित जमीन जिसमें वो खेती कर सके और सिर्फ वही खेती कर सके, और अनाज को उगाने के लिए यह ठहराव करते थे, जिससे कि कई अनाज ऐसे थे जो कि 6 महीने के बाद उपजाए जाते थे, जिससे कारण यह यहीं रहने लगे और यहीं से अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे दोस्तों। मिलते हैं तब तक आपको अगली क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।